जब एक इंसान समाज में किसी भी अपराध से पीड़ित होता है, किसी के द्वारा सताया जाता है या फिर समाज में उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसे एक ही सहारा दिखाई देता है, सेवा, सुरक्षा, सहयोग, यानी कि पुलिस। पुलिस उस व्यक्ति के लिए एक उम्मीद की किरण होती है, जहां पर एक पीड़ित सोचता है कि पुलिस मेरे साथ न्याय संगत बर्ताव करेगी और मुझे न्याय दिलाएगी। लेकिन जब कुछ भ्रष्ट पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की वजह से एक पीड़ित की उम्मीद के विपरीत होता है तो उसका पुलिस से विश्वास उठ जाता है। तो वह सोचता है कि न्याय सिर्फ पैसे से और राजनीतिक प्रभावी लोगों को ही मिलेगा। तो एक आम आदमी पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं रख सकता। दिन रात लोगों की सेवा में तत्पर रहने वाले पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी उस समय शर्मसार हो जाते हैं जब कुछ एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी या कर्मचारी पीड़ित को धोखा देते हैं, यानी कि सच का गला दबाने की कोशिश रिश्वत लेने के रूप में करते हैं। काफी मामलों में अक्सर देखा जाता है कि पीड़ित व्यक्ति पुख्ता सबूत के साथ पुलिस का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती। एडवोकेट रजनीश जैन का कहना है कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली कहीं न कहीं संदेह के घेरे में रही है। अगर अकेले पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे तो बहुत सारे अपराधों पर नकेल कसी जा सकती है। जिस तरह से अपराध दर तेजी से बढ़ रही है तो इससे ये साबित होता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली सही नहीं है। जो पुलिस की कार्यप्रणाली लगभग जब से मैं देख रहा हूँ, कार्यप्रणाली पुलिस की हमेशा से एक संदेह के घेरे में हमेशा से रही है। और मैं कहीं ना कहीं ये भी मानता हूँ कि अगर एक अकेली पुलिस ईमानदारी से काम करने लग जाए तो बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। क्राइम रेट में ज़बरदस्त कमी आ सकती है पुलिस अगर ईमानदारी से काम नहीं कर रही। और ये इस बात का सबूत ये है कि क्राइम रेट जिस रेट से बढ़ रहा है, वहाँ से ये बात तो पक्का साबित होती है कि पुलिस की कार्यप्रणाली अच्छी नहीं है, ईमानदारी उनकी डाउटफुल है उनकी। और एक चीज़ तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक बार मैं किसी काम से सिटी थाने में गया हुआ था, तो वहाँ कोई हमारे मिलने वाले थे, उनके घर से कुछ चोरी हो गई थी उनके। तो वो दरखास्त लेके जैसे सिटी थाना में आए तो वहाँ गेट पे जो एक गृह रक्षक वहाँ उन्होंने बिठा रखा है, एक वो उस दरखास्त को पढ़ता है। वो कहता है जी पहले मेरे से इसकी आप स्क्रीनिंग करवाओ। वो दरखास्त पढ़ के डिसाइड करता है कि आपने थाने के अंदर जाना है कि नहीं जाना है। तो ये तो कोई एक कार्यप्रणाली को ठीक नहीं माना जा सकता। पुलिस थाना पब्लिक के लिए है, पब्लिक की रक्षा के लिए है। अगर एक गृह रक्षक थाने पे आपके कागज चेक करके डिसाइड करते हैं कि आपने थाने में जाना है कि नहीं जाना, तो इस बात से ये बिल्कुल बात एक साबित होती है कि पुलिस की कार्यप्रणाली सही नहीं है, ईमानदारी से काम पुलिस नहीं कर रही। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी रहता है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि राजनीतिक दबाव, पैसे का लालच या फिर और कोई वजह हो सकती है जिससे कि पुलिस प्रशासन में कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाते। बिल्कुल रहता है जी राजनीतिक प्रेशर, बिल्कुल रहता है। राजनीतिक प्रेशर तो रहता ही रहता है। आम आदमी जो है वो पुलिस स्टेशन की बजाय पहले अपने पार्षद को या अपने विधायक को या अपने चेयरमैन को या अपने किसी मोहल्ले के लीडर को सबसे पहले उसको पकड़ती है। क्यों पकड़ती है? उनका कोई प्रेशर, उनका कोई दबाव बना रहता होगा तभी पकड़ते हैं ना उनको जाके कि हमारे साथ थाने में चलो जी। ऐसा होना चाहिए। एक आम आदमी, आम जन किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आएगी डायरेक्ट थाने में वो बिना किसी अप्रोच के जाए, एप्लीकेशन दे, उसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड उसी टाइम कोई जो भी एक्शन है, कोई एफआईआर लॉज हो या कोई रजिस्टर में कोई रोजनामचे में दर्ज हो। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई आम आदमी आता है तो उसको चक्कर लगवाते हैं, उसको बोलते हैं कि जी पहले जाओ जी आप बाहर से एप्लीकेशन लिखवा करके आओ। ऐसा गलत है। सबको समान नजर से देखना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति है, चाहे वो प्रभावशाली व्यक्ति है, चाहे वो धनी व्यक्ति है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो आम आदमी है। पुलिस हमारी रक्षा के लिए बनी है। चीज देखें आप, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं आप। अब मान लो मेरे घर में कोई चोरी हो जाती है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, एक आदमी तो गेट से वापस मोड़ दिया उन्होंने थाने के बाहर से। अगर मैं अपनी दरखास्त थाने लेके जाऊं और मेरे को एसएचओ दरखास्त लेके कार्रवाई नहीं करता उस पर, और एक किसी बड़े पॉलिटिशियन का और या किसी बड़े अधिकारी का या किसी बड़े दबाव वाले आदमी का फोन चला जाए तो पुलिस कार्रवाई कर लेती है 1 मिनट में। तो अब ये फर्क तो निकालना पड़ेगा समाज में कि उस आदमी के जाने से कार्रवाई क्यों नहीं हुई और उसके फोन के जाने से कार्रवाई क्यों हुई। इस बात को तो समझना पड़ेगा, इस बात को।
अगर हम बात करें हरियाणा फतेहाबाद जिले के टोहाना शहर की, जहां से अलग अलग पीड़ित व्यक्तियों और कानूनी जानकारों ने अपनी राय या फिर अपनी व्यथा जनता के सामने रखी। पीड़ित व्यक्ति का यह भी कहना है कि मुझ पर कुछ आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया। पुलिस ने उन हमलावरों पर कार्रवाई करने की बजाय मुझ पर ही केस दर्ज कर दिया, जबकि इस पीड़ित व्यक्ति के पास तमाम सबूत भी हैं। मैंने यह सबूत एसएचओ, डीएसपी, एसपी अधिकारियों तक पहुंचाए हैं, लेकिन फिर भी कार्यवाही मुझ पीड़ित पर हो रही है। मेरे ऊपर खुद हमला हुआ है 15-20 दिन पहले। पुलिस प्रशासन का रवैया बहुत ज़्यादा बेरुखा है जी, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरे ऊपर ही हमला कराया हुआ है और मेरे ऊपर ही 111 नंबर की धारा लगा रखी है जी। वो धारा उसके ऊपर लगती है जो आमतौर पे अपराध करता रहता है। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी आदमी हूँ। मेरे ऊपर हमला हुआ है 30-40 लोगों ने। मैं वीडियो प्रूफ भी करवाया है एसएचओ साहब को भी, डीएसपी साहब को भी, एसपी मैडम को भी, एसआई साहब को भी, पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन्होंने, बल्कि मेरे ऊपर ही धारा लगा के मेरे को अरेस्ट करने के लिए घूम रहे हैं। सर पंचकुला डीजीपी साहब है, उनसे मिल के आए हैं। हिसार में आईजी साहब है, उनसे भी मिल के आए हैं। उन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जो मुजरिम है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है जी उसके लिए। मैं सच बताऊं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आज 20 दिन हो गए मेरे एक्स चोट मार के घर पे बिठा रखा है। काम से भी तंग हूं मैं बहुत ज्यादा। दुकान मेरी 20 दिन से बंद पड़ी है। बच्चों के भूखे मरने वाला काम हो रहा है एक किस्म से, पर सरकार को कोई सुनवाई का मतलब नहीं है। पीड़ित आदमी है, कहाँ तक जाएगा? गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला कहाँ तक ऊपर तक जा सकता है जी? कोई कार्रवाई की उम्मीद कहीं से भी नहीं दिख रही है। हर जगह जाए हम, डीजीपी साहब के पास पंचकुला जाए 2 बार, आईजी साहब के पास जाए 2 बार हिसार में, एसपी मैडम के पास जाए। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी सर इतना नहीं घूम सकता। जो पीड़ित आदमी होता है उसी के ऊपर ही केस डाल के उसको ही गुनहगार साबित कर दिया जाता है जी। यहाँ पे टोहाना में ये हाल हो रहा है। मैं नहीं कुछ कह सकता, पुलिस दबाव में है या किस प्रेशर में है, पर मतलब कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है जी। जो पीड़ित आदमी होता है उसके ऊपर ही कार्रवाई हो रही है। आज की तारीख में कई केस ऐसे सामने मेरे पास आए हैं। मैंने भी देखता हूँ जिस तरह यूट्यूब पे, फेसबुक पे जितने भी केस हो रहे हैं वो पीड़ित के ऊपर ही केस दर्ज किए जा रहे हैं जी। एक तो पीड़ित आदमी है, चोट मार रखी है उसको, कोई भी है, और उनके ऊपर केस दर्ज करके उनको ही प्रेशर में दबाया जा रहा है भाई अगर तुमने गवाही दी या कुछ भी एक्शन लिया तो तुम्हारे खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे हम। मैं हाई कोर्ट तक जा चुका हूँ, सभी सबूत सबमिट किए। अटैक भी मेरे ऊपर हुआ, पीड़ित भी मैं हूँ। उसके बाद मेरे ऊपर 2 बार फिर अटैक हुए, शूटिंग हुई। तो बेरुखी नहीं तो और क्या होगा? जिसके साथ घटना घटित होती है उसी पे एफआईआर दर्ज की जाती है। विपिन कुमार, जिनका कहना है कि वह सेक्स रैकेट के खिलाफ काफी समय से लड़ रहा है, लेकिन सेक्स रैकेट चलाने वाले अपराधियों को प्रशासन हाथ भी नहीं लगा रहा है। विपिन कुमार दावा करते हैं कि अगर कोई ईमानदार अधिकारी उनकी बात सुने तो न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन में भूचाल आ जाएगा। वह ऐसे ऐसे सबूत लिए बैठा है। सेक्स रैकेट के बारे में विपिन कुमार ने बताया कि टोहाना से ऐसे ऐसे इज्जतदार लोग इसमें शामिल हैं जिनको देखकर आम आदमी नजरें झुका लेता है, और वही लोग इस सेक्स रैकेट में शामिल हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जहाँ तक पुलिस, हरियाणा पुलिस का सवाल है, ये तो अकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन पुलिस का भ्रष्टाचार तो अब शिष्टाचार बन गया। पुलिस का भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन चुका, इसलिए लोग इसको गहनता से सुनते ही नहीं है। और पुलिस को भी असली तो पीड़ा इस बात की है कि न्यायपालिका भ्रष्ट होती जा रही है। पुलिस के लिए ये बचाव हो गया। पुलिस कहते हैं जब हमसे बड़े चोर ये बैठे हैं हमें क्या डर है। तो इसलिए पुलिस का अगर कोई ईमानदार अधिकारी काम करना भी चाहता है तो वो भी बेईमान हो गया। इसलिए इंसाफ अब देश में, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रही। जिसके साथ बन गई उसको खुद ही सहन करना पड़ता है। लेकिन मैं इतना जो कहता हूं, मेरे पास इतने सबूत हैं कि मैं न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर दूंगा। लेकिन अभी मेरे को इंसाफ की उम्मीद जिंदा है, मैं लड़ रहा हूं। जिस दिन मुझे ये लगा कि अब इंसाफ नहीं मिल सकता तो मैं अपनी लड़ाई चंडीगढ़ में जाके लड़ूंगा, और मैं उस दिन पूरे सिस्टम की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं। मैं जब भी यहाँ कोई बड़ा लीड नेता आता है या कोई पुलिस अधिकारी आता है, मैं उसे मिलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे पुलिस डिटेन करती है। मैं हर पुलिस अधिकारी को ये पता है कि एक तो ये सच्चा है और ये पीड़ित है, इसकी पीड़ा जायज है, लेकिन वो
ऊपर के अधिकारियों के पूरे सिस्टम के इतना दबाव में है, उनकी आत्मा ये नहीं मानती कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये खुद पीड़ा में है, लेकिन उनकी कोई मजबूरियां हैं। मेरे पास हाई कोर्ट में फ्रॉड के भी सबूत हैं, जिसमें एक सीनियर वकील ने नकली आईडी लगा के एक साथी मुजरिम को बचाया। ये आरोप मेरा आरोप नहीं है, सबूत है। जिस दिन ये सबूत मीडिया में आएंगे उस दिन देश की न्यायपालिका को भी हिल जाना पड़ेगा। टोहाना में पूरा सिस्टम को पता है कि भी सेक्स एक्ट कैसे चलता है, कौन चला रहा है, और वो लोग जो चलाने वाले हैं वो यहां से गायब हो चुके। पूरे सिस्टम को ये पता है। मैं अब उनके नाम लूं तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, लेकिन पूरा जो सीआईडी विभाग है वो किस लिए होता है? सीआईडी विभाग, आप फतेहाबाद के जो एसपी ऑफिस के पीछे डीआई बैठते हैं, उनके पास देखिए मेरी फाइल भरी पड़ी है आरोपों से। वो सबूतों को ऊपर सीएम तक नहीं। सीआईडी का काम क्या होता है? वो सीएम की नाक, कान और आंख होता है। वो अपनी सूचनाएं सही नहीं पहुंचाते, वो उन आरोपियों को बचा रहे हैं। इतने सफेद पोश हैं। जब ये जो लोग, एक दो लोग तो ऐसे हैं जिनको देखते ही लोगों की नजरें झुक जाती हैं इज्जत से, लेकिन जब उनका पर्दाफाश होगा ना, लोग दांतों तले उंगली रखेंगे, हाँ ये भी ऐसा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो ही इसमें पैसा फूक रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हम पांचों उंगलियों को एक जैसा नहीं देख सकते। कुछ ऐसे अधिकारी भी हो सकते हैं जो कुछ पैसे के लालच में गरीब व्यक्तियों को तंग भी करते होंगे, जरूर ऐसे हैं भी हैं। मेरे संज्ञान में भी एक दो केस ऐसे आए थे जिन्होंने मेरे को ये बताया कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम लोग गए, हम मौके के हमारे जो एसएचओ हैं, डीएसपी साहब हैं, उनसे मिले तो उन्होंने तत्काल में कार्रवाई भी करवा दी उनकी, और बढ़िया तरीके से उनका समाधान भी हुआ। तो ऐसे केस भी बहुत होते हैं जो जानबूझ के, जो वहां बैठे होते हैं, मौके का अधिकारी जो बैठा होता है, वो कुछ पैसे के लालच में या किसी राजनीतिक प्रेशर में, राजनीतिक दबाव में जो है गरीब आदमी की सुनवाई नहीं करता। आम आदमी को ना तो आसानी से कंप्लेंट लॉज होती है, अगर किसी कारण से कंप्लेंट लॉज हो जाए तो आम आदमी की धारणा, और हम सब देख भी रहे हैं कि आसानी से उसको कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता आसानी से। उसके लिए अगर आम आदमी, पहली तो बात है, कई बार उसको जेन्युइन कंप्लेंट रोज कराने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। जबकि कंप्लेंट रोज नहीं होती तो उसको न्यायालय का भी सहारा लेकर रोज करानी पड़ती है। मेरी नॉलेज में कुछ केस ऐसे हैं जहां सीरियस एलिगेशन लगने के बावजूद भी पुलिस ने एफआईआर लॉज नहीं करी। ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा एफआईआर लॉज कराई गई। लॉज होने के बाद उनके साथ इतना 9 लाख अमाउंट के उसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसने एक डोनेशन के रूप में दिया, और जिस पर्पज के लिए दिया था वो पर्पज नहीं हुआ। उसकी पहले तो 2 साल वो शिकायत करता, सारी अथॉरिटी एक एसएचओ से लेकर डीजीपी, होम सेक्रेटरी, सबके पास 2 साल तक धक्के खाता रहा। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ तो उसने न्यायालय से की शरण ली। न्यायालय ने उसकी बात को कन्विंस होकर एफआईआर के ऑर्डर कर दिए, और धारा भी 420, 467, 468 में पर्चा दर्ज हो गया। पर्चा दर्ज होने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन में उसको क्लीन चिट दे दी। वो व्यक्ति दोबारा फिर कोर्ट में जाता है, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करता है। ऑनरेबल कोर्ट ने उसको री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए। री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर में भी पुलिस ने
शिकायतकर्ता की जेन्युइन कंप्लेंट को भी एक साइड रखते हुए अक्यूज को क्लीन चिट दे दी। तो इस तरह क्या अगर ऑनरेबल कोर्ट ने 2 बारी ये इन्वेस्टिगेशन दिया है, क्या वैसे दे दी क्या? कोई तो उस कंप्लेंट के अंदर लॉजिक होगा। तो इस तरह के जब केस आते हैं ना, तो आम आदमी की इमेज ये होती है कि तेरे को न्याय नहीं मिलता। और सच्चाई यही है, आम आदमी को आज के दिन न्याय लेना बहुत मुश्किल है। जी मैंने एक वीडियो देखे हैं पीछे, एक दिखा रहे हैं किसी को जो सभी तरह के, वो जुडिशरी पे भी ब्लेम कर रहा है, तरह तरह के सबूत लिए घूम रहे हैं। मैं तो अचंभित हूँ, उसकी सुनवाई नहीं हुई, हर एक चीज का प्रूफ जैसे मैंने देखा है वीडियो में। अब मैं इससे ज्यादा क्या आपको कहूँ। आम इंसान के लिए सरवाइव करना, न्याय लेना इतना इजी नहीं रहा हिंदुस्तान में। सरेआम नशा बेचने वाले नशा तस्करों से आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही कितनी संतोषजनक है वह एक आम इंसान भी जानता है। नशे को लेकर जब हमने शहर के बुद्धिजीवियों से बात की तो उनका कहना है कि अगर पुलिस चाहे तो नशा रोक सकती है। एक चैन बनाकर पुलिस प्रमुख नशा तस्करों तक पहुंच सकती है, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या पुलिस प्रशासन पर भी कोई राजनीतिक दबाव है या फिर कोई और वजह है? हमारा शहर जो है छोटा सा शहर है, बड़ा खुशहाल शहर है हमारा, लेकिन कुछ ऐसे नशे के कारोबारी नशे के अड्डे ऐसे फेमस हैं, जैसे कोई स्वीट्स की दुकान फेमस होती है, ऐसे मोहल्ले फेमस हैं कि सबको पता है कि वहां पे स्मैक भी मिलती है, चिट्टा भी मिलता है और गांजा भी मिलता है। ऐसे डर लगता है, आने वाले भविष्य से बच्चों का डर सताता है और भी बहुत सी बातें हैं जो जिनको लेके गहन चिंता का विषय है कि आने वाला समय जो है बड़ा ही गलत समय आ रहा है बच्चों के लिए। नशा जो है पुलिस नहीं रोक पा रही, नशे को क्यों नहीं रोक पा रही, किसका प्रेशर है, भगवान को पता है इस बात का। नशे पे मान लो कोई नशा किया व्यक्ति को पकड़ा जाता है, जब उसकी जेब में से कुछ ना कुछ समय या कोई ना कोई ऐसा विषैला पदार्थ, नशीला पदार्थ मिलता है, क्या वहां से चेन नहीं बन सकती? चेन बन सकती है वहां से, पर चेन बनाई नहीं जाती। चेन क्यों नहीं बनाई जाती? वो राजनीतिक प्रेशर या कोई लालच, इनके कारण नहीं बनाई जाती। चैन तो बन सकती है, उसकी जेब में से कोई स्मैक मिलती है या कोई इंजेक्शन मिलता है या कोई टेबलेट मिलती है, वो कहाँ से खरीद करके लेके आया है, कितनी क्वांटिटी में लेके आया था, कौन कौन उसको बेचता है, सबको चैन बना के पकड़ सकते हैं पुलिस। प्रशासन के हाथ में है सब कुछ। ये बहुत सारे केस हैं ऐसे, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जब पुलिस थाना में कोई कार्रवाई नहीं होती, लोग अदालतों में आ जाते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि अदालत के आदेश होने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। आदेश कर दिया पुलिस को अदालत ने कि आप इस केस में कार्रवाई करके लेके आओ, एफआईआर दर्ज करो। बहुत सारे केसों में पुलिस कोर्ट के आदेशों के बाद एफआईआर दर्ज कर भी लेती है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि शायद पुलिस के बड़े अफसर या जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं बड़े, या हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बड़े, वो कहीं ना कहीं आपस में शायद उनका आपस में कोई मशवरा भी होता होगा जरूर इस बारे में। मेरे को ऐसा कभी कभार ऐसा लगता है मेरे को इस बारे में। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग ने पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। साल 2023 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने करीब 50 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की और गिरफ्तार भी किया, जिन्होंने 2000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की रिश्वत की मांग की थी। साल 2024 में रेवाड़ी के सदर थाना के प्रभारी सुनील दत्त व एएसआई कमल को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सट्टा खिलवाने वालों से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। साल 2024 में गुड़गांव में चोरी के मामले में आरोपी का रिमांड न लेने व उस पर कोई अन्य केस न लगाने की एवज में 4 लाख रुपए रिश्वत लेने वाले हवलदार कुलविंदर को गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार किया।
वहीं साल 2025 में पलवल के एसपी चंद्रमोहन ने 8 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत 5 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया, जिसमें एक महिला एएसआई भी शामिल थी। वहीं दूसरी ओर साल 2025 में हिसार के लितानी गांव निवासी पेट्रोल पंप संचालक अमन को टॉर्चर कर रिश्वत लेने के मामले में सीआईए 2 के तत्कालीन प्रभारी कपिल सिहाग को निलंबित कर दिया गया। आपने अक्सर देखा होगा या कभी भी सामना हुआ होगा या आपके पड़ोस में या आपके मित्र के साथ कभी कुछ ऐसा मामला हुआ होगा जिससे कि उनका विश्वास एक बार पुलिस से उठ जाता है। काफ़ी ऐसे मामले आए हैं जिन पर आप खबरों में देखते हैं कि कहीं ना कहीं खाकी कलंकित होती है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स पर लगे हैं जिनके बारे में अगर सुना जाए तो आम इंसान का विश्वास उठ जाता है कि पुलिस विभाग से हमें न्याय कैसे मिले। इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि पुलिस विभाग के अंदर ईमानदार ऑफिसर्स नहीं है। ईमानदार ऑफिसर्स अगर अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं तो उनको उनके ऊपर कोई ना कोई राजनीतिक प्रेशर या फिर कोई और वजह होती है। इस वीडियो के बारे में और पुलिस विभाग के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे पर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।